सलाम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, पिछली क्लास में से किसी को कोई चीज जो क्लियर ना हो, किसी का कोई क्वेश्चन कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ लें पहले। जी हाँ, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा आगे स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, मैंने एक चीज की है और होप सो ये आप लोगों को ना बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा इस चीज का ना। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोडक्ट मिक्स एंड पीपल मिक्स में क्या डिफरेंस, अच्छा मैं बताता हूँ। ये देख, ये ना मैंने स्टार्ट किया है। अब इंशाल्लाह एक पोर्शन आपका ये कंप्लीट कर दिया है सिलेबस का, ना नोट्स। अच्छा, अब ये क्या है, जब आप अपनी कोर्स आउटलाइन उठाए ना, उसके अंदर सिलेबस रेफरेंस लिख के 1 2 3 4 यूँ सिलेबस है। इस पर्टिकुलर सिलेबस रेफरेंस 3 में ना ये 4 चीजें आती थी इसका कोर्स आउटलाइन। ये मैंने ये मेंशन करके बकायदा। तो ये जो अब नोट्स आपको मिलेंगे ना, सारे वो इस तरह से मिलेंगे कि जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर कवरेज भी लिखी होगी और नीचे ये चीज़ें A to Z, और बिल्कुल ऐसे हर चीज़ जो कि प्योर क्वेश्चन और आंसर फॉर्म के अंदर। तो वो आप में से मोस्टली लोग पूछ रहे थे सर अगर ये कर लें पेपर क्लियर ये, तो आई इश्योर गारंटी टू यू के 110% आपका पेपर, 110%। ठीक है, तो ये अब वो साइकी पूरे कोर्स की समझने के बाद, बाकी पास पेपर ट्रेंड देखने के बाद ये वो मैंने पकड़ लिया इसका, जिसको कहते हैं ना एक एसेंस होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये है जनाब, ठीक है। ये आप इसको इंशाल्लाह ये आज आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे और हर चीज़ आपके साथ अब ये इसी फॉर्म में मैं शेयर किया करूँगा। वालेकुम सलाम जी अरुजा। तो हर चीज़ जो है ना अब इस तरह से आपको मिल जाएगी, किसी किस्म की आपको कोई एम्बिग्विटी भी नहीं रहेगी। ठीक है। अरूसा बुक है ही नहीं है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, यही तो मसला है। ये अरूसा आपने जो मैंने ग्रुप के अंदर, पता नहीं फिर क्लास आप लोग लेते ही नहीं है या पता नहीं क्या है। अरूसा तो मैं देखता हूँ अक्सर होती ही है। अरूसा पहले बता दिया, कोई एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें से आपका कोर्स हो। आपने सिंपली करना क्या है, अरूसा जो नोट्स उस दिन मैंने ग्रुप में भी डिटेल फिर सेंड किए, आपने ये जो मेरे नोट्स होंगे ना, और स्पेसिफिकली ये जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है अब से, यानी कि फुल एंड फाइनल आप इसको समझेंगे अपने पेपर के लिए। वो भी जो पढ़ा चुका हूँ उनको भी आपको इसी में कन्वर्ट करके दे दूंगा। यही समझे आपकी 100% बुक है। किसी चीज को मत फॉलो करें सिवाय इसके। मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ, ठीक है, ये आपका 100% पेपर कवर करे। चलें, ये अच्छा हो गया, बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी आपको। चलें जी, आगे चलते हैं। आज जो टॉपिक जहाँ से हमने करना है, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेटजी का टॉपिक लेके चल रहे थे और उसमें हमने काफ़ी
आगे तक कर लिया था, कुछ चीज़ें जो कि रह गई हैं वो कवर करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। माजरत के साथ सर, थोड़ा सा लेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी। सर, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आपने पढ़ाए थे हमें, स्टेजेस जिसमें आप, बिजनेस साइकिल सर। पक्की बात है, देख लो। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। हाँ पूछो लड़के क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है बात, बोलो। जी सर, वो आपने स्ट्रेटजीज बना पढ़ाई थी अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकिल। यस। जी, मेरा क्वेश्चन सर उसमें ये है कि वो जो बिजनेस साइकिल की जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक बिजनेस साइकिल की ही हो सकती हैं या एक प्रोडक्ट साइकिल की भी हो सकती हैं? अच्छा विद नहीं। इन विद इन एन मैं, ऑर्गेनाइजेशन कई प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो हाँ वो जी। नहीं स्ट्रेटजीज देखिए, उनकी भी तो हो सकती हैं। मैम नहीं नहीं, असल में होता पता है क्या, देखे मेरी बात, ये आप ये इसकी बात कर रहे हो, ठीक है, ये जो स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ, ये पर्टिकुलर, जी सर। जी सर। देखो, इसमें एक छोटी सी चीज ये है, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, बेसिकली ये डोमेन है मार्केटिंग की, ठीक है, एक चीज, और उसमें से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो हिट करता है किसको, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, कि प्रोडक्ट के फेजेस का। नंबर वन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और बिजनेस लाइफ साइकिल ये दोनों अलग चीजें। अच्छा, ये जो स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल है ना, ये तो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम ड्यूरिंग बिजनेस लाइफ इस टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टेज में, बिल्कुल वैसे जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर वो आप बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ग्रोथ, देन आप बात करते हैं बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, देन रिकवरी, तो आप किस फेज पे, ये बेसिकली वो फेजेस हैं जो कि कंपनी की लाइफ में अकर होते हैं। अच्छा, वो फेजेस नहीं है जो कि कंपनी की लाइफ में अकर होते हैं। आपकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, किसी एक ब्रांड में से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो उस पर्टिकुलर स्टेज में होगी, वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिल्कुल इससे कुछ और चीज है। तो इन दोनों को हम इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों सेम नहीं, और वो उसकी डोमेन भी अलग है, और ये तो चीज भी टोटली समझ आई। ओके सर, बट सर होता भी तो ऐसे ही है कि एक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन भी आता है, फिर उसकी ग्रोथ भी होती है, मेच्योरिटी भी होती है, फिर एक बिल्कुल, डिक्लाइन भी आ मैंने ये जाती है। कहा वो क्योंकि प्रोडक्ट की है, वहां पे हम स्ट्रेटेजी, ये जो जितनी आप फंक्शनल स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, या जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेटजीज है, ये बेसिकली उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होती, ये ओवरऑल बिजनेस के लिए होती है। फर्क ये है कि ये एक प्रोडक्ट की नहीं, ये सारे प्रोडक्ट इसके अंडर आनी है। तो वहां पे तो हम एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं ना, तो वहां पे तो हमने प्रोडक्ट को देखना होता है कि उसकी सेल्स क्या है, या ये है या ये है। हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट की सेल की नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स की बात करते हैं। तो वहां पे वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी तो मार्केटिंग मिक्स में से एक पी है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि 4 पीस क्या है, तो वो क्या है बेसिकली, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ये जो 4 पीस हैं वो क्या है आपके पास, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वो तो उसमें से एक पी कवर करता है, सिंपल। तो वो बहुत छोटी सी डोमेन। आप अगर ये कहना चाहें कि मैं एज एन एग्जांपल उसको यूं कंसीडर करना चाहूँ कि मैंने अगर वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहीं पे पढ़ा था, तो उसमें जैसे चीजें हो रही होती हैं, क्या इसमें भी ऐसे हो रही होती हैं, तो यस, वहां पे फर्क क्या है कि अगर प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ स्टेज पे हो या ये, उसकी इस तरह की पॉलिसी कोई नहीं एग्जिस्ट, कोई स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट नहीं करती होगी ना, यहाँ पे तो क्या है कि जो जिस लाइफ साइकिल के फेज में आप एग्जिस्ट करते होंगे उसके हिसाब से कंपनी की स्ट्रेटेजी है, ये फर्क है। वो बहुत एक
छोटा सा टॉपिक, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, वो एक स्टूडेंट है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख के किया, सर मार्केटिंग मिक्स और उसमें पीपल मिक्स में क्या फर्क है। भाई ये तो पीपल तो मार्केटिंग मिक्स में से एक वो फर्दर कंपोनेंट है। पहले इसमें मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये माइकल पोर्टर है बंदा मार्केटिंग के अंदर, जिस बंदे ने वो 4 पीस का कॉन्सेप्ट दिया था मार्केटिंग में। देन लेटर ऑन उसने एक पी उसमें एडिशनल ऐड किया था पीपल के नाम से। बेसिकली वहां पे वो क्या कहता है, पीपल का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि एम्प्लॉयज जो कि आपके लिए काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज, तो वो पीपल उसमें। तो पहले था प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस प्लेस प्रमोशन। देन उन्होंने ऐड किया पीपल को, उस मिक्स का पार्ट बनाया, तो वो क्या बन गया, फिर 5 पीस हो गए। तो वो जो कि एक्सटेंडेड वेरिएंट है इस टाइम पे मार्केटिंग के। आई होप कि वो क्लियर हो गया, अगर हो गया तो वो बता दे, हैंड रेज करके हो गया। सर ये जो आपने शेयर की हुई स्क्रीन, इसी से एक क्वेश्चन देखे देखे राइज हो गया। हाँ हाँ बोलो। सर ये है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज। क्या हम्म। इनका और ये जो बिजनेस साइकिल स्ट्रेटजीज हैं, इनका आपस में कोई मिक्स बन सकता है? मतलब फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हैं, तो उसमें यही चारों स्ट्रेटजीज या पांचों स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हो, फिर इसी तरीके से बिजनेस और इसी तरीके से फंक्शनल, ऐसी पॉसिबिलिटी है सर? अच्छा, नहीं, पता क्यों, देखिए, पहले ना जब ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्या चीज होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पहले डिजाइन करो। सबसे पहले आप हायरार्की बनाते हैं, उसमें मैनेजरियल पोजीशंस डिफाइन की जाती हैं, फिर आप वहां पे देखते हैं ये जो मैनेजरियल पोजीशन है इसके हिसाब से इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बनेगी। ये जो स्ट्रेटजीज है ना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल, ये तो पहले है। बिजनेस लाइफ साइकिल में हम डील किस तरह से करते हैं, अगर जिस तरह हम बात करें ना, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है ये, ठीक है। अब ये टाइप है किसकी, यहाँ से आप बात करें तो ये है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है। ये इनमें से कोई एक टाइप है। जिस तरह ये ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। इसी तरह स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एग्जिस्टिंग सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या ये टर्म, ये कॉर्पोरेट लेवल। बेसिकली ये जो स्ट्रेटजीज हैं जो आती हैं, इनमें से कोई ना कोई ये इसका सब पार्ट है। मेन पिलर्स क्या हैं, ये 3 है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज होती है, बिजनेस फंक्शन। तो आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन इसका आंसर करते हुए कि ये जो हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द बिजनेस लाइफ साइकिल, आप इन पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज को डील करने के लिए कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं, तो वो बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, वो या तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है या वो बिजनेस लेवल होगी और फंक्शन। अब मजे की बात ये पहले से आप इसके ऊपर काम कर चुके होते हैं। बट मसला ये है कि ये स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है, कंपनी इसको कंसीडर भी करती है, कैसे कि उनको बिजनेस अपना जो है ना वो क्लोजर की तरफ ना लेके जाना पड़े। तो पहले तो उसके लिए वो सस्टेनेबिलिटी अडॉप्ट किए हुए होते हैं। जब सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है या ये, तो फिर वो रिट्रेंचमेंट की तरफ जाए, लिक्विडेशन की तरफ जाए, ठीक है। बट याद रखें, मसला ये है कि हर टाइम पे कंपनी इन चीज़ों को इसके साथ डील नहीं करती थी, बट वो कंपनी जब स्ट्रेटेजिकली इन चीज़ों को डिज़ाइन करती है तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर ज़रूर करती है। तो इसमें से आप एक लाइफ साइकिल की जिस स्टेज के ऊपर होंगे,
तो याद रखें उसमें से मे बी एक ही चीज जो कि कारपोरेट लेवल स्ट्रेटेजी हो आप उसको डील कर रहे होंगे, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एट अ टाइम उसके साथ आप डील नहीं करेंगे उस स्टेज के ऊपर, कारपोरेट बिजनेस या फंक्शनल के हिसाब से। क्लियर हुई बात? ओके सर, बट इसमें सर एक चीज और कि अगर कोई भी स्ट्रेटेजी किसी भी बिजनेस लेवल या बिजनेस साइकिल लाइफ साइकिल के स्टेज पे हम अडॉप्ट कर रहे होते हैं, हम्म। तो वो सर फ्रॉम टॉप टू डाउन उसका फ्लो होता होगा। जैसे कॉर्पोरेट लेवल में अगर फॉर एग्जांपल ग्रोथ में जा रहा है, तो ऊपर जो कॉर्पोरेट लेवल के बंदे होते हैं उन्होंने ये स्ट्रेटेजी जी हमने एक्सपेंशन की तरफ जाना है, और फिर वो आगे अपने निचले बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल्स को इस स्ट्रेटेजी के मुतालिक बताते हैं, हाँ आप और ठीक कह अकॉर्डिंग रहे टू हो, आप दैट। ठीक कह रहे हो। असल में होता पता क्या है, जो स्ट्रेटेजी मेकिंग है याद रखें ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी बनाती है, अब इसमें एक चीज है, हमने वो पीछे स्ट्रक्चर में देखा था दो तरह के डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं शायद अगर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तो मे बी, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब स्ट्रेटेजी मेकिंग नहीं होता, वो डिसीजन मेकिंग होता है। स्ट्रेटेजी मेकिंग हमेशा कंपनी के स्ट्रेटेजिक लेवल के पास होता है। टॉप मैनेजमेंट इसका फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगा, कि जो स्ट्रेटेजी टॉप मैनेजमेंट सेट कर लेगी वो कन्वे करेगी टैक्टिकल को, टैक्टिकल को का काम क्या होगा, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना और उसके ऊपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रखना। ये यही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेटेजी के अलावा जितनी चीजों की आप बात करेंगे वो फिर अलग हो जाती है। डिसीजन मेकिंग होगी, वर्क एलोकेशन, बाकी रिसोर्सेज, बाकी सारा कुछ, वो मे बी डिसेंट्रलाइज, बट ये नहीं हो सकती स्ट्रेटेजी। वहां पे फिर डिपेंड करता है टॉप टू बॉटम, कम्युनिकेशन हो सकती है बट डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती, कि जी नीचे से किसी ने क्या किया, कोई डिसीजन ले लिया, टॉप मैनेजमेंट को बता रहे हैं जी हमने ये डिसीजन, नहीं हो सकता। ये नेचर के अकॉर्डिंगली चीजें अलग अलग है। कम्युनिकेशन में फ्लो टॉप टू बॉटम हो सकता है बट डिसीजन मेकिंग में टॉप टू बॉटम नहीं हो सकता। तो वो चीजों पे फिर डिपेंड करेगा, बट स्ट्रेटेजी सेंटर से ही क्रिएट होगी, और वो सेंटर क्या होगा, टॉप में। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू। अच्छा जी, हम लोग थे कल डाय इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे। डी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें या डाय इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अब आप बिजनेस की ऐसी स्टेज के ऊपर हैं कि जब आपको ये फील होना शुरू हो गया कि आपने हर चीज करके देख ली बट क्लोजर के अलावा कोई हल नहीं। तो इसके अंदर आप करते क्या है, अपने बिजनेस का कोई एक पर्टिकुलर जो हिस्सा होता है उसको आपने क्या करना होता है, सोल्ड आउट करना या लिक्विडेशन की तरफ लेके जाना। अब यहाँ पे मसला ये है कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इसमें से आप कैसे इसको सोल्ड आउट कर दें, या कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जिससे आपको पता लगेगा कि भाई अब जो है वो हम कॉप अप नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ ना कुछ तो बिजनेस को ऐसे सिग्नल्स लाजमी मिल रहे होंगे जहां से आपको ये चीज पता चलेगी कि अब नहीं हो सकता। हमने पीछे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के अंदर एक चीज बात की थी कि हम कोशिश करेंगे सारी चीजों को रिवर्स करने की, बट अगर वो रिवर्स ना हो पाए तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये, तो ये बेसिकली ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसमें आपको टर्न अराउंड हर हाल में करना पड़े। अब यहाँ पे हमने देखा था कल कि डी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में ये आप तब अडॉप्ट करते हैं जब आपको ये सिग्नल्स मिले। नंबर वन, कि जो भी आपका बिजनेस है आपने ऊपर एक्वायर किया या जिस
इंडस्ट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। हमने ऊपर देखा था ना स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हुए थे, और डी इन्वेस्टमेंट्स या ये बेसिकली यही होता है कि मे भी आपने कोई डिवीजन एक्वायर किया, कुछ भी हुआ, अब वो फिट नहीं बैठ रही, और ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेज मर्जर एक्विजिशन फिर टूटते थे। तो ये डी इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली तब होते हैं जब आपको नजर आना शुरू हो जाए उसमें से कोई एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो आपके बिजनेस के साथ मिसमैच कर रही है, आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लाइक ये इन्हीं में से ही, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस हमने सबसे बड़ी सिनेरियो आप उस दिन देखा था कल के सोनी एरिक्सन का। अब उसके भी स्ट्रेटेजिक अलायंस टूटने की सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि असल में दोनों कंपनीज के इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि सोनी भी अपने अलग से मोबाइल जो था वो सोल्ड आउट कर रहा था, और यूं ही एरिक्सन भी कर रहा था। अब होता ये था, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना था एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए, बट असल में होना शुरू हुआ दोनों कंपनीज का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होना शुरू हुआ कि उन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स में भी एक दूसरे को ये शो करना शुरू कर दिया कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसको कंबाइन किया जाए, जबकि ये पॉसिबल नहीं था। एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे इन्फ्लुएंशियल होने दे सकती है बाकी प्रोडक्ट्स पे जिसपे उनका कोई कंसेंसस या कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट ना करे, तो वो नहीं था। तो यहाँ पे ये होता है कि आपका जो आपने यूनिट एक्वायर किया हो या ये आपको लगना शुरू हो जाता है आप उसको इंटीग्रेट या नहीं कर सकते, या वो आपकी करंट बिजनेस के साथ कॉप अप नहीं कर सकते। फिर एक सिग्नल तो ये, नंबर 2, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आना शुरू होगा, मतलब नेगेटिव कैश फ्लोज जनरेट होना शुरू हो जाए, कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, रेवेन्यू प्रॉब्लम जिसको आप बोल लें, कंपनी को सैलरी देने के पैसे ना दें एम्प्लॉयज को, या सैलरीज टाइम पे ना दी जाए, तो हो सकता है। फिर फर्म एग्जिस्टिंगली मार्केट के अंदर compete ना कर पा रही विद कंपेटिटर, और ये compete का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट सोल्ड नहीं हो पा रही, मे बी, ये तो एक रीजन है। कंपेटिटिवनेस का मतलब ये भी होगा बेशक आप सेल भी कर रहे हैं बट आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कहीं पे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है, कि आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू को एक्सीड कर रही है, ये भी रीजन होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब आज की डेट में अगर मैं बात करूँ ना, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो फेलियर रीजन है वो टेक्नोलॉजी है। बेसिस चेंज होगी, पहले वो कंपटीशन आप करते होते थे ट्रेडिशनल बेसिस पे, कंपनीज प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड नेम, इनकी बेसिस के ऊपर कंपटीशन हो रही है। बट नाउ आडेज ये ट्रेंड चेंज हो गया, ये जो अब कंपटीशन होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी किए जाते हैं। कंपनीज अपने कंपैटिटर को देख के टेक्नोलॉजी अप टू डेट तो कर देती है, उनके पास बेशक फंड्स हो या ना हो, अगर नहीं थे तो बैंक से लोन लेके करेंगे, कर लेंगे। बट मसला ये है, तो वहां पे मे भी हो सकता है वो टेक्नोलॉजी अगर कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस ऑपरेशन के लिए सूटेबल ना हो। अब कई ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर लेती हैं बट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी वजह से तो टोटल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है, चेंज की जरूरत पड़ती है। अगर कैश था
टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली तो फिर प्रॉब्लम ये आता है कि टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिसमैच करता है। अगर फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है फंड नहीं होता तो आप लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं, यही होता है। बट प्रॉब्लम आएगा, मिसमैच लाजमी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, मे बी ये हो सकता है कि कोई और न्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज हो जाए। कहने का मतलब ये हो सकता है मे बी कोई और बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल। अगर ये अलायंस टूटा था ना, जॉइंट वेंचर टूटा था सोनी रिक्सन का, तो कोई ऐसी एक पर्टिकुलर रीजन थी कि उनको ये फील होना शुरू हुआ था कि नो, अब और नहीं। मे बी अगर हम अलग हो जाएं तो शायद उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते। अब क्योंकि बिजनेस का वो यूनिट या कोई ऐसी ऑपरेशन वो कंपनी को लॉस दे रहा होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, तो उसके लिए बेटर यही होता है कि आप वो यूनिट जो है या वो पार्ट जो है उसको सोल्ड आउट करते हैं, बंद कर, अनप्रॉफिटेबल। कंपनी के कई ब्रांड्स होते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन में कई प्रोडक्ट्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो मार्केट में आती हैं लेटर ऑन, जब वो फेल होना शुरू होती हैं, उसकी वजह से लॉस होता है, वो उसको मार्केट से उठा। सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैंने उस दिन भी आपको की, डीयू 90s में आई, फ्लॉप हुई, पेप्सी को उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था, लॉस दे रही थी, उन्होंने उठा ली थी। नाउ अडेज मोस्ट प्रॉफिटेबल वर्जन उस वो आपके पास बेवरेजेस में पेप्सी की प्रोडक्ट लाइन में ड्यू। स्टेप बैक करना बुरी बात नहीं है। अगर कंपनीज ये डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की तरफ जाती हैं तो ये रीजंस होती हैं कि जब ये आपको नजर आना शुरू हो तो उसमें बेहतर ये होता है कि जिस पार्ट आपको लॉस दे रहा है या अनप्रॉफिटेबल है, आप उसको क्या करें, बेच दें, सिंपल। कह सकते हैं तनवीर, कह सकते हैं, बट ये अगर ऐसा भी कि मे बी हाँ कोई कंपनी अगर अपना कोई ऑपरेशन भी, ये जरूरी इसमें ये नहीं है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ हो, या ये बाज का, मैंने इसको ये भी देखा है कि फॉर एग्जांपल कंपनी जब ये जाती है ना आउटसोर्सिंग की तरफ भी, उसका कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा जो कि लॉस में जा रहा होता है या कुछ ऐसा वैसा होता है कि उनके पास वो करंट एक्सपर्टीज का लेवल नहीं होता, या वो खुद वो सर्विस ऑफर करें तो उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा इनकर होती है, ये तो वो उसको भी कहता है इट इज ए फॉर्म ऑफ डाइवेस्टमेंट्स, कि वो आप खुद ना प्रोवाइड करें, किसी और को दे दें, थर्ड पार्टी को, सप्लायर के हवाले कर दें अपने, या वेंडर को दे दें, कुछ भी करें, वो भी है। बट तनवीर मोस्टली ये 100% यही होता है, तब हम इसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब ये स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर्स या एक्वायर एक्विजिशन आपने किया हो, तो यस ही उसके साथ। ठीक है तनवीर। आगे चलते हैं। लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, ये क्या है? ये भी एक रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी, ये एक्सट्रीम वर्जन। देखिए पीछे डे डे इन्वेस्टमेंट्स में आपने कहा कि आप वो पोर्शन बेचें, बिजनेस नहीं। ये एक एक्सट्रीम वर्जन है और कंपनी के लिए बड़ा अनअट्रैक्टिव होता है जब उसको अपने आप को ताला लगाना पड़ जाए।
वो जैसे हम सेंट्रल बैंक का नहीं कहते होते थे कि सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले करता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पे भी ये लास्ट रिजॉर्ट। क्यों? इतने सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, आपने इकोनॉमी में पर्टिकुलरली एक एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव किया हुआ होता है, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप उनको टर्मिनेट कर देते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते फेलियर की वजह से। बट लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ही अब ये है कि इसके अलावा बचा ही कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे वो एक कहता है, जैसे मैंने आपको बताई थी ना, पाकिस्तान में क्या एग्जांपल है मजे की, या ये हम बात करें ये जो स्मॉल स्केल यूनिट्स या प्रोपराइटरशिप्स जो होती हैं, या हम बात करें पार्टनरशिप, ये बहुत जल्दी लिक्विडेट कर जाती है। बट वो कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मिलेगी सब कॉन्टिनेंट में, कि जो मीडियम साइज कंपनीज है ना, ये नहीं कर पाती, लिक्विडेट नहीं होती। और इंडिया के अंदर तो ये मोस्टली लिक्विडेट होती ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा ना तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। बहरहाल वो लॉन्ग रन के अंदर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व का फिनोमिना आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू शेप होती है इकोनॉमिक्स में। उसमें एक टॉपिक था इन्वेलप एनालिसिस का टॉपिक होता है। अगर किसी को वो याद हो ना, इन्वेलप एनालिसिस के एवरेज टोटल कॉस्ट, उसमें हम वो इन्वेलप एनालिसिस में हम देखते हैं एक स्मॉल कंपनी की एवरेज टोटल कॉस्ट, एक मीडियम साइज की और एक लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल में क्योंकि कॉस्ट ज्यादा इंकर होती है, वो एडवांटेज नहीं ले पाते इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मीडियम साइज में फिर किसी हद तक, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी होती है फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद वो कॉस्ट को कहीं पे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो असल में यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक रीजन भी यही है कि मीडियम और जो लार्ज स्केल कंपनीज है ना, ये कभी भी नहीं जाती लिक्विडेशन की तरफ। इसकी एक रीजन ये होती है, तब तक जब तक वो कॉस्ट होती रहे। और आपने वहां पे ये वो एक और टॉपिक पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में, शट डाउन पॉइंट। तब तक कंपनी शट, वो बेसिकली लिमिटेशन क्या है, वही आप अपने ऑपरेशन शट डाउन कर, तब तक वो करते रहते हैं जब तक मे भी उनको लॉस नहीं हो रहा बट प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। ये होता है। फिर होना क्या शुरू होता है बेसिकली, कंपनी जब अपने एक्सपेंडिचर फुलफिल ना कर पाए, एम्प्लॉयज की सैलरीज ना दे पाए, बिजनेस के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो उसकी वजह से इफेक्ट हो। अब सप्लायर है, उसने मटेरियल दिया बट उसको पेमेंट नहीं मिल रही, लेंडर जिससे आपने पैसे लिए क्रेडिट पे, आपने वो रीपे करने थे विद इंटरेस्ट, बट आप वो नहीं कर पा रहे। फिर आपके स्टेक होल्डर्स भी आप पे प्रेशर डालते हैं कि जी आप अपनी ये जो कंपनी है इसको, ऑपरेशंस को लिक्विडेट कर लें, बात है। फिर आप कंडक्ट करवाते हैं लाइबिलिटी और एसेट एनालिसिस, देखते हैं क्या है क्या नहीं। फिर आपने वो जो पेमेंट करनी होती है सबको, वो देखते हैं, कंसीडर करते हैं, लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी सेट की जाती है, कैसे करेंगे वो हैंडल, फर्म की वैल्यू कैसे असेस कराई जाएगी। फिर यहाँ पे करते हुए फिर वो कंपनी की टाइप्स के ऊपर, पार्टनरशिप की टाइप्स के ऊपर
वो भी डिपेंड करता है। अब जिस तरह हम बात करते हैं कंपनी की टाइप्स, इसमें देखेंगे तो हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड भी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें उन्हें गारंटी दी होती है कि जब बिजनेस वाइंड अप होगा, लिक्विडेट होगा, तो जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं या ये वो हम पर्सनली पे ऑफ करेंगे। ये सारी चीजें हम प्लान करते हैं, देखते हैं। आगे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या है ये रिट्रेचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। कहता है रिट्रेचमेंट या डाइवेस्टमेंट्स की बात करें ना, कि आप कुछ एक्टिविटीज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं बिजनेस, ये सपोर्ट करती है स्ट्रेटेजी। आप देखें जिस तरह मैंने पहले कहा, वो पूछा था तो मैंने उसे जवाब दिया। फिर कहता है ये जो डाई इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, कारपोरेट स्ट्रेटेजी का। उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, डाई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, बेसिकली इसमें आपको चीजों को रीडिफाइन करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो टेक्नोलॉजी है या ये आप अडॉप्ट कर रहे हैं, आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, फिर उसके हिसाब से ना इनमें से आप कोई भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें तो मे भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूट ना करे। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर शायद सूटेबल है, बट आप जिस तरह आप बात करें, प्रोडक्ट आपकी एक्सटेंड होगी, आप चाह रहे हैं कोई और कंपनी मर्ज कर लें या ये हो, बड़ी है उसकी प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा बड़ी है, अब आपको फंक्शनली में भी डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना। कहते हैं कुछ कंपल्शंस हैं डी इन्वेस्टमेंट्स में, जो कि कंपनी को हर हाल में, ऑर्गेनाइजेशन को हर हाल में फॉलो करनी पड़ती है। ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस, ये तो पक्की बात है, कोई एक चीज एलिमिनेट हो। आजकल आपका वो देखे ना, वो आजकल ये मार्च आया है, तो उसमें से भी माइनस माइनस गेम हो रही है ऑब्सलीट करने, तो यहाँ पे भी होगी, फिर सोचिए। फिर कहता है बिजनेस जो है वो अनप्रॉफिटेबल होगा, अनवाइबल हो जाएगा, जारी बात है, तभी तो कंसीडर करेंगे इसमें से किसी चीज को बेचने में। फिर कहता है गला कटवाने वाली बात है, क्योंकि आपकी इनएबिलिटी, आप कॉप अप नहीं कर, इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये ओवर कैपेसिटी का मतलब बेसिकली होता है उन इंडस्ट्रीज में जहां पे फर्दर मोर प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, हर कंपनी ने अपना मार्केट शेयर डिवाइड कर लिया, और लोग, आपको यहां तक ये चीज नहीं नजर आती कि कस्टमर स्विच भी नहीं कर रहा होता। और जब आपको लगता है कि आपकी करंट एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होगी, फेल होगी। अब कहता है रीजंस क्या है ये रिट्रेचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज की। नंबर वन, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट थक गई, वो नहीं बिजनेस को रखना चाहती, या उनके लिए वो लॉसेस कवर करना या लॉसेस के साथ कंटिन्यू करना डिफिकल्ट, या कंपनी को ये फील होना शुरू हो जाए कि जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं या ये उसको क्लोज कर दिया जाए, लिक्विडेट कर दिया जाए बिजनेस को, तो इसका मतलब है ये आपको सिग्नल मिल चुके होते हैं, तभी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट इसको कंसीडर कर चुकी है। कि जब बिजनेसेस जो आपने एक्वायर किए थे वो आपको मिसमैच लगने शुरू हो जाए, आप उनको इंटीग्रेट ना कर पाए, ये हमने पीछे देख लिया, मतलब ये वही है, इसमें कोई वो नहीं अलग। फिर कंपनी के परसिस्टेंट
नेगेटिव कैश फ्लोज हो, वही बात होगी, कोई अलग नहीं। ये वही टेक्नोलॉजी की और वही बात कर रहा है, इसमें कोई अलग नहीं है करेक्टरिस्टिक में, तो मैं कहूँ वो उससे अलग है ना। अच्छा, आगे है कम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये कम्बिनेशन स्ट्रेटेजी ओवरऑल हम बात करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, इसके लिए जो आप स्ट्रेटेजिक वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए, कल मैंने आपको बताया था कि ये जो मर्जर एक्विजिशन है ना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्बिनेशन का वर्ड यूज करते हैं, बिजनेस कम्बिनेशन। अब ये जितने भी आप बात करें स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, बाकी सारा कुछ, इन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे, बिजनेस कम्बिनेशन। अब ये यहाँ पे क्यों कहता है ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज आपने पढ़ी हैं सारी की सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके कहने का मतलब ये है यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसमें से कोई एक स्ट्रेटेजी में भी आपका हल ना हो, आपको इसमें से पर्टिकुलर मिक्सचर अडॉप्ट करना पड़ जाए। मे बी एक्सपेंशन की तरफ आपको जाना है या रिट्रेचमेंट की तरफ जाना है। तो ऐसा भी होता है कई कंपनीज रिट्रेचमेंट और एक्सपेंशन दोनों एक साथ यूज करती हैं, कि एक कोई पार्ट क्लोज करके दूसरे को एक्सपेंड कर रही होती है, तो एक साथ भी यूज कर रही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक टाइम पे एक ही स्ट्रेटेजी कंपनी अडॉप्ट कर रही होगी, उससे डील कर रही होगी, नो, वो कम्बिनेशन को यूज कर रही होगी। अब बट अगर हम इस एनालिसिस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखें, तो मे बी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एट ए टाइम सूट ना करें। क्योंकि आप अगर सस्टेनेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, आपको पता है आप ग्रोथ कर चुके हैं, मेच्योरिटी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस पर तो सस्टेनेबिलिटी होगी, ये कॉमन सेंस। बट मे बी जब आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, उसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वो बात यह है कि क्या वो स्ट्रेटेजीज बिजनेस की पर्टिकुलर स्टेज को क्या सपोर्ट करते हैं, अगर नहीं करते फिर आप उसकी तरफ नहीं जाए, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज नहीं यूज करेंगे। बट ऐसा कोई हदीस भी नहीं है कि नहीं की जा सकती, की जा सकती। अब कहता है ये क्यों करते हैं कम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज यूज, जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज हो और जिस बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर वो है, इंडस्ट्री की जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स इन नेचर, कम्प्लेक्सिटी का लेवल हाई हो, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ हो डिफरेंट बिजनेसेस की, एक नेचर का बिजनेस ना करती। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या ये बेसिकली इंडस्ट्री की एग्जांपल देना चाह रहा हूं, मतलब एक इंडस्ट्री नहीं, एक बंदे की इंडस्ट्री, वो डिफरेंट इंडस्ट्री में सर्व करते हो आपके ऑपरेशन फैले हुए, एक बड़ा ग्रुप है, मतलब वो टेक्सटाइल में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो एनर्जी सेक्टर में भी एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल जो जगहों पे, मतलब जो हमने कल पढ़ा था डाइवर्सिफिकेशन। ठीक हो गया, पूछे जनाब यहां तक कोई कोई क्वेश्चन जो जो एम्बिगुटी हो पूछे। अब आपका टाइम, आपके यहाँ तक। अच्छा, अभी मैं आपको एक ये रीजन बता दूं, कई लोगों के माइंड में ये आता है, वो जब नोट्स खोलते हैं तो उनको शायद अपने, मैं इसीलिए कल भी कह रहा था मैं नहीं देना चाहता पास पेपर, कि वो जब देखते हैं ना तो उनको वो कोई चीजें पास पेपर में या नहीं मिलती। मसला ये है कि वो पास पेपर अभी तक आपके, क्योंकि ये साल डेढ़ पहले ये कोर्स न्यू लॉन्च किया है, तो एक दो अटेम्प्ट, मतलब दो या तीन अटेम्प्ट के पेपर, तो सारा कोर्स तो वो कवर भी नहीं कर सकते ना उस पेपर में, कॉमन सेंस।
तो वहां पे इसका मतलब ये है कि मे बी अभी आपको ये लगता है सर ने जो कराया उसमें, अब जिस तरह आपने, मैंने कल आपको दिखाया कि अभी तक सिर्फ स्ट्रेटेजी में से उसने आपसे ये 3 टाइप नाम दे के इसकी डेफिनेशंस के हिसाब से आपसे पूछा, इनमें से किसी को डिटेल के हिसाब से नहीं पूछा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पास पेपर में आपके आया हुआ है, दिखाया था कल। तो यूं हो सकता है मे बी कल को इनमें से कोई एक स्ट्रेटेजी आपसे पूरी पूछ ले, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एक्विजिशन के हिसाब से पूछ ले, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से पूछ ले, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज के हिसाब से पूछ ले, तो पूछेगा, ये पक्की बात। फिर एक रीजन कि जो पोर्शन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है ना, ये मैनेजमेंट का पोर्शन, और आप जब पेपर देखते हैं उसमें जो आपको क्वेश्चन नजर आते हैं वो मोस्टली किस पोर्शन में से हैं, आईटी पोर्शन में से। मतलब वो पेपर इम्बैलेंस हो तो वहां पे फिर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पेपर का मोर देन 60% पेपर वो आईटी में से दे देते, जो कि टेक्निकली गलत है। ठीक है, तो वो इस वजह से भी होता है, कई लोगों को ये फील होता है कि ये, अब जिस तरह मैंने आपको बात बताई कि मतलब मैं जिस मर्जी प्रोफेशनल बॉडी का पेपर बनाऊंगा या कुछ कहीं पे भी पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में या कहीं पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पोर्टर के किसी भी एक मॉडल से रेलेवेंट क्वेश्चन कभी ना दूं। पोर्टर की 5 फोर्सेस हो गई, जेनेरिक स्ट्रेटजीज हो गई, या ये वो सारा आपके कोर्स आउटलाइन पे हम क्या फॉलो कर रहे होते हैं, कोर्स आउटलाइन, पास पेपर को फॉलो नहीं कर रहे होते पढ़ाने के। और इसी तरह से जब आपने असेस करना होता है सिलेबस को, और ये वो आफ्टर द कंप्लीशन करते हैं कि भाई जितना सिलेबस था इनमें से पास पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो देखेंगे। तो मे बी वो मिसमैच कहीं पे अगर आपके माइंड में ये एग्जिस्ट करे कि अभी तक जो हमने पढ़ लिया उसमें से एरिया ये या ये, तो उसका आंसर बेसिकली आपके पास ये है कि अभी तक, क्योंकि अटेम्प्ट्स कितनी हुई है, नंबर ऑफ पेपर्स की, एक ये देखना, दूसरा ये देखना पेपर इम्बैलेंस, 60% पेपर वो आपका आईटी का दे देता मे बी, वो रीजन कह लें आप। और अगला यहाँ पे ये कि मे बी उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मे बी सिलेबस का पार्ट भी नहीं, वो भी आया हो, तो कुछ है। ठीक, तो वो जो नोट्स मैंने आपको दिखाए हैं इंशाल्लाह एक पोर्शन तो आज आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो टोटल 4 या 5 आपके रेफरेंस सिलेबस नंबर है। तो हम उसको, मैं उस पे इंशाल्लाह ये जितनी हमने पढ़ा भी दिया था मैंने, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली वो कन्वर्जन करके दे दूंगा। ठीक है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, पूछें, स्ट्रेटजी से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो तो पूछें। बट मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर मैं ये इतनी, कल मैं, आप खुदा गवाह है, रात को मैं कल 4:30 बजे सुबह सोया, और फिर मुझे उठना था 6 बजे, जारी बात है 7 बजे फिर जाना, और सारी रात मैंने ये आपका काम किया। तो अगर मैं इतनी एफर्ट करूंगा या ये है, फिर मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आएगा पक्का। कोई क्वेश्चन कोई चीज क्लियर ना हो पूछ लें, आज बस है, मैं भी थका अलैक्म हूँ। सर। वाह शाम, हाँ जी लड़के पूछो पूछो। सर क्वेश्चन तो नहीं है ये, नोट्स में जो है ना पेज नंबर 7 पे सर। हम्म, इसी चैप्टर के। जी सर। हाँ जी हाँ जी पूछो, ये आगे इसमें जी सर पेज। वो, हाँ जी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें मेरे ख्याल वो हाँ, सर रिपीटेशन हो रही है उसकी, क्या कहते हैं, उसकी सेक्शंस की सर। अच्छा, वो पता है होता क्या है? वो आपको लगता है, वो होता पता है क्या, वो रिपीटेशन नहीं हो रही होती। वो होता ये है कि एक स्ट्रेटेजी एक चीज में भी एक स्टेज पे भी आ रही होती है और दूसरे पे भी होती है। जैसे बिल्कुल आप बात करें कि एक जी सर, चीज वो एट, वही पूछना चाह रहा हूँ, वो आप क्लियर कर दें, अगर हाँ, रिपीटेशन नहीं है तो वो बता दें। अच्छा, किस जगह पे आप ये मुझे बता दें जरा। ये ये जो
डायग्राम बनी हुई है, इसमें चीजें कह रहे हो। सर आप पेज देखेंगे ना स्टार्ट में एक्सपेंशन, टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज में से। ये पेज नंबर फिर 7 नहीं है, कोई और होगा। सर 7 से स्टार्ट हो रहा है ना। नहीं, पेज तो नंबर, ये जो मेरे पास पेज नंबर 7 है वो देखे ना, ये है ये। अच्छा, आप कह रहे हैं वो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज जहां से स्टार्ट हो गई। जी सर। सर वो ऊपर भी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बता रहा है, नीचे फिर वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ दोबारा चला गया। हाँ, ये है ना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है। जी सर, इसमें सर पहली आएगी ना डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी, ये जनरल बता रहा है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यहाँ पे हाँ उसने जी, ये पहला आगे। बताया हाँ जी। है आपको, यहाँ पे वो कह रहे हैं टाइप्स और ये ग्रोथ है ना, अब ये आपको कहता है यहाँ एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। हाँ जी ये सर। जनरल अप्रोच है, अच्छा, ये ठीक है। जर्नल है। ये उसने बताया कि ये होती है। हम्म। नीचे आके ना उसने ये वो बता रहा है एक्सपेंशन की एज ए एक स्ट्रेटेजी, बट वो उसने क्या किया उस टॉपिक को मोर के डाइवर्सिफिकेशन होती क्या है वो समझाने के लिए वो जो टाइप्स उसने फिर बताई है ये वो उसको अलग डील कर। ठीक है सर, वो इंटेंसिफिकेशन भी सर बीच में ले आया ना, इसी वजह से वो जो यस, है ऐसा लग रहा है हाँ वो वो शायद रिपीट कर आपको रहा लगा है, क्योंकि वो बट उसने वो सेकंड साथ ना वो आइडेंटिफिकेशन उसने अलग से मेंशन की है कि ये चीज है वो, हाँ वो मे भी आपको फील हो कि शायद वो मिक्स हो गए। यस, नहीं होगा ये जब मैं उसको इस नोट्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे दूंगा ना, तो वो नहीं होगा। है। चले सर, वो वेट रहेगा सर नोट्स का। थैंक यू। हाँ ये वो लड़की माइक अनम्यूट करके बोलो कसम से, ये मुझे पता ही नहीं, समझ नहीं आई ये क्या लिखा है। टाइगर, और मैं देखता ये हूँ। ऑर्थर का नाम है जिसने फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जो फ्रेमवर्क ऊपर है। हाँ ये वो नाम मार्केट होगा एनालिसिस। वाकई। मैं भी कहूँ ये पता नहीं कौन सी इंग्लिश लिखी है क्वेश्चन। हाँ ये नाम है, सही कह रहे हैं फ्रेमवर्क जो। हाँ ये फ्रेमवर्क का वो ऑथर का नाम, पेज नंबर 7 पे। यस जी, और पूछें कोई क्वेश्चन। सर यही फ्रेमवर्क रिपीट कर दें। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज का जी सर। ये कहता है जी हमारे पास मेन एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे वो कहता है 4 मेन। हाँ ये एगर इंसाफ, ये वो बंदा है बेसिकली जिसने ये रिप्रेजेंट की है। ये कहता है एक्सपेंशन के लिए ना हमें 4 मेन एप्लीकेशन है जो फॉलो कर सकते, 4 ऑप्शन अवेलेबल। सर इंटेंसिफिकेशन की है सर ये। और दोनों ही नहीं सर, ऊपर वो एक्सपेंशन, मेंशन कर रहा है सर, इंटेंसिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू अ फर्म। तो ये इंटेंसिफिकेशन किसके अंदर होती है? एक्सपेंशन में सर। सारी बात, ठीक है। वो ये कहता है पहली बात ये है कि आप ये एनालाइज कर रहे हैं कि एक्सपेंशन ये हमने ग्रो करना है, और उसमें आप चाहते हैं एड्रेस करना कि हम किस तरह से एक्सपेंड करें, ग्रो करें। वो कहता है देन हमने ये चीज सोची, जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, इसको हम यूज करना चाहते हैं, तो उसमें कहते हैं आपके पास ना 4 मेन ऑप्शन अवेलेबल। कहता है हम मार्केट पेनिट्रेशन अप्रोच यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, मार्केट डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं, या डाइवर्सिफिकेशन कर सकते
अच्छा, मार्केट पेनिट्रेशन कंपनीज क्यों यूज करती हैं? मार्केट शेयर को एक्वायर कर। अब ये मार्केट शेयर कैसे हो सकता है, मतलब कस्टमर को आप अपनी तरफ कैसे लाते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी होती क्या है कि कम प्राइस पे स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट ऑफर करने, लोग यूज टू हो, परचेजिंग करना शुरू होंगे, लॉयल कस्टमर बनेंगे, तो आपका मार्केट शेयर जो होता है ना वो इंक्रीज हो। इसी तरह जो आपके प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग डिमांड या यूजेज होती वो इंक्रीज होगी, तभी तो सेल्स इंक्रीज होगी। सेल्स इंक्रीज होगी तो मार्केट शेयर इंक्रीज होगा ना, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी भी इंक्रीज। वही बात है। लोग जितना रिपीटेडली परचेज करें और क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड हो। दूसरा वो कहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, मैंने बताया कि डेवलपमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग चीज में इंप्रूवमेंट लाना, कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें। अब यहाँ क्योंकि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट बात करेंगे, क्या है वो कहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या हो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिफाइन करें, उसमें न्यू फीचर ऐड करें, न्यू जनरेशन ऐड करें। फिर कहता है साथ ही साथ आप क्या करें, एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट डेवलप करें। अच्छा, बट हमने यहाँ पे उस दिन देखा था वो जो न्यू प्रोडक्ट हम बनाएंगे या ये, उसकी कैटेगरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ब्रांच से एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि KFC है या ये, तो वो क्यों न्यू बर्गर लॉन्च करते हैं? बर्गर फैमिली तो उनकी एग्जिस्ट करती है अभी पहले से, उसके अंदर वो चेंज, इसका मतलब है वो फीचर न्यू ऐड करके या ये मॉडिफिकेशन करके कोई न्यू प्रोडक्ट है। सेम मार्केट। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है आप एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू मार्केट, या आप ज्योग्राफिकली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन एक्सपेंशन। देन एक्सपेंशन जो आप करें वो थ्रू या इंटेंसिफिकेशन करें एडॉप्ट, तो वो उसमें आप क्या करें, डाइवर्सिफिकेशन करें प्रोडक्ट के हिसाब से या मार्केट के हिसाब से। फिर हमने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज भी देखी। हमने कहा वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है, अनरिलेटेड भी हो सकती है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, कॉन्सेंट्रिक या कॉन्ग्लोमरेट, इनमें से कोई भी आप डाइवर्सिफिकेशन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, पूछे कोई क्वेश्चन। ठीक है जी, फिर एंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात होगी। और नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा, एंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, आजू बाजू वाले पे नजर नहीं रखनी। अल्लाह हाफिज।